नमस्कार। फिर से इस क्लास में आप सबका स्वागत है। कल जैसे अपन ने पढ़ लिया था, माध्य पढ़ लिया था, और माध्य के बारे में अपने बहुत सारी जानकारियां पढ़ी। कितने प्रकार के सवाल होते हैं, कितने प्रकार से माध्य को हल किया जा सकता है, ये सब अपन ने पढ़ा। उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हुए अपन आज पढ़ेंगे इसको कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रश्नावली में अगर कोई सबसे ज्यादा जो सरल प्रश्न है वो है बहुलक। अगर बहुलक को आपने समझ लिया तो 5 मिनट में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि पूरी प्रश्नावली में सबसे ज्यादा सरल है वो बहुलक है। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपने पूरे वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो ये पूरी चीजें जो है समझ में नहीं आएगी। ये जो मैंने अभी आपके समय बच जाए इसलिए मैंने सब जो बहुलक के जितने भी प्रश्न होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे उतार दिए हैं। इन सबको जब मैं एक बार पूरा कंप्लीट करवा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन सब में माध्य, बहुलक और माध्यक में सबसे ज्यादा जो सरल है वो बहुलक है। बस आपको ये करना है कि शांति से इस चीज को समझना है और कोई महत्वपूर्ण चीज जो है उसको अपनी नोटबुक में, अपने रफ नोट में नोट करना है। अब अपन शुरू करते हैं कि भाई अब मैंने समझाया था कि आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, यथाप्रत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। सबसे पहले मैंने बताया था यथाप्रत आंकड़े का मतलब होता है ऐसे अटल सटल जो आंकड़े जैसे जहां से मिले वहां से उठाए और यहाँ रख दिया और अपने को प्रश्न पूछ लिया। इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो और प्रश्न में पूछ लेवे कि बहुलक ज्ञात कीजिए तो आपको केवल एक शब्द का अर्थ आना चाहिए कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बार आया हो। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बार आया हो। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा बार आया, इसी से बना है बहुलक। क्या बना है? बहुलक। तो ये से प्रश्न आए आपके सामने, आप एक बार प्रश्न को आराम से देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि वो बहुलक पूछ रहा है। देखते आप उत्तर बता दोगे कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया। ढूंढो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया। ये 6 है, 6 कितनी बार आया है? 6 2 बार आया है। 8 है, 8 1 2 3 4 बार आया है। और 4 है, 8 1 2 3 4 बार आया है। 4 1 2 3 बार आया है। 12 12 एक बार आया है। फिर 3 एक बार आया है। 2 एक बार आया है। 8 ले लिया अपन ने, 7 एक बार आया है। 9 एक बार आया है। 11 एक बार आया है। यानी जितने भी आंकड़े हैं इन सब आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो पुनरावृत्ति हुई है, जो ज्यादा बार इस लाइन में या इन संख्याओं में लिखा हुआ है वही हमारा बहुलक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे कि इन आंकड़ों में मैं 8 ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया, अतः बहुलक बराबर 8 तुम्हारे उत्तर होंगे। बस इतना सरल करना है, बिल्कुल सरल। देख के बताना है कि कौन ज्यादा बार आया है और ये लाइनें लिखनी है अपने को सिस्टमेटिक ढंग से। आप ऐसे लिख दो, इन आंकड़ों में 8 एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा? 8 होगा। अब इस सबसे ज्यादा बार आया इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो जिसकी ज्यादा से ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब जो बार बार आए उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का सवाल आता है और अगर तुम्हें बहुलक पूछता है तो तुम्हें केवल देखकर बताना है कि ज्यादा बार कौन सा अक्षर आ रहा है, ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, वही हमारा क्या होगा? बहुलक। और इस तरीके से उसको आंसर को लिखना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे यहाँ 4 जो 4 बार आया है और 4 भी ऐसा है जो 4 बार आया है। अब क्या करें, उस समय अपने को क्या उत्तर लिखना है? दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमें यह बताना है कि बहुलक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही संख्या बहुलक हो। यहाँ 2 बराबर आ रहे हैं तो यहाँ बहुलक क्या क्या होंगे? बहुलक होंगे 8,4। क्या होंगे? 8,4। क्यों? क्योंकि 8 भी 4 बार आया है, 4 भी 4 बार आया है, इसलिए दोनों ही क्या हुए? बहुलक हुए। आराम से समझ में आ गया होगा। बस इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो ये दो ही बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्या कि एक तो जो बहुत ज्यादा बार आया वो हमारा बहुलक है, और अगर 2 संख्या या 3 संख्या एक जैसी आ जाए, सबसे ज्यादा आ जाए, तो फिर उन 1 या 2 3 जितनी भी है वो सभी हमारे क्या हो गए? बहुलक। अब इन्हीं आंकड़ों को अगर थोड़ा सा व्यवस्थित कर दे अपन, या फिर ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आ जाए आपके, ये अवर्गीकृत श्रेणी में है, ऐसा लिखा आ जाए, ऐसे आंकड़े लिख दे और यहाँ 12 बार का लिख दे या एफ लिख दे या और कुछ भी लिख दे। आपको क्या समझना है? अगर वो बहुलक पूछता है तो आपको यही समझना है कि ये जो 2 है, ये 2 एक बार आया है। ये 2 कितनी बार आया है? एक बार। मैंने कल बताया था कि बारंबारता का मतलब जो कितनी बार आता है वो लिखा जाता है। जैसे 3 भी एक बार आया, 4 3 बार आया, 6 2 बार आया, 7 एक बार आया, 8 4 बार आया, 9 एक बार आया, 11 एक बार आया। मतलब ऐसे आंकड़े अगर लिखे होंगे, उन आंकड़ों में 2 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है? जो 4 बार आया है। कौन आया है? 8। अब तुम्हें पता भी चल गया होगा कि इसमें बहुलक कौन सा है।
बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आए, बहुलक का मतलब ज्यादा बार आए। तो यहाँ ज्यादा बार कौन आ रहा है? ज्यादा बार 4 आ रहा है? नहीं नहीं, ये गलत। ज्यादा बार 4 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 जो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। अपन यही गलती करते हैं परीक्षा में कि अपन उत्तर में क्या लिख के आ जाते हैं? 4। क्यों? क्योंकि अपन इस लाइन में देखते हैं सबसे ज्यादा कौन है? 4, और अपने उत्तर लिख दिया कि बहुलक 4 है। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमें ये समझना होगा कि 4 क्या है। 4 तो अपने को ये बता रहा है कि 8 4 बार आया, 8 4 बार लिखा हुआ है, 8 4 बार आया है। यानी इन सब संख्याओं में ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है? ज्यादा बार 8 लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा। तो तुम उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर 4 लिखोगे कि 8 लिखना है? कितना लिखना है? 8 लिखना है। क्यों? क्योंकि 8 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। बारंबारता 4 है जो इन सब आंकड़ों में ज्यादा है, इसलिए बहुलक बराबर 8 हमारे आंसर ये है। आगे बात समझ क्या करना है? ऐसा प्रश्न आ जाए, बहुलक बहुत ज्यादा सरल है, बहुलक में कुछ नहीं करना। कुछ क्या, देखो अपन यहाँ देख के बता दिया कि इसमें ज्यादा कौन आ रहा है। अपन यहाँ पे भी देख के बताना है। तुम भूल गलती कर दोगे अगर इन दोनों को गुणा कर दिया, लिख दिया। गुणा करने का काम माध्य में करते हैं। किसमें करते हैं? माध्य में। यहाँ हमें बहुलक याद करना है, और बहुलक में केवल शब्द को याद रखना है। बहुलक, बहुलक का मतलब जो बहुत ज्यादा बार है। और ज्यादा बार कौन आ रहा है? ये इस लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ ज्यादा बार 4 सबसे ज्यादा है, और 4 के सामने जो संख्या है। अगर एक लाइन में बात बताऊं तो एफ वाली लाइन में जो सबसे ज्यादा है, एफ वाली लाइन में सबसे ज्यादा कौन है? 4 के सामने वाला अपना उत्तर होगा। यानी एफ वाली लाइन में जो सबसे ज्यादा है उसके सामने वाला उत्तर होगा। यहां गलती मत करना कि उसको उत्तर मत लिखना, उसके सामने वाले को उत्तर लिखना है। आगे बात कंप्लीट समझ में? तो इस प्रकार के अगर 2 प्रश्न तुम्हारे सामने आते हैं परीक्षा में तो तुम आसानी से कर लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वापस बताइए, तो मैं बता सकता हूं। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार-बार चलाइए, समझ में आ जाएगा। अब तीसरे प्रकार का जो प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं 10वीं वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वर्गीकृत आंकड़े, और ज्यादातर प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें ऐसे लिखा हुआ होगा, इकाइयां लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं, पौधे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं। तो मैं तो ये समझना है कि यहाँ जो आगे लिखा हुआ है वो तो है अंतराल। क्या है? अंतराल। और उसके पास में लिखा हुआ है वो है एफ। मैं आगे बताऊंगा, जरूरी नहीं एफ बहुलक वर्ग बनाना आ जाए, बस अपना बहुलक कंप्लीट। आपको बहुलक 100% आ जाएगा, केवल अपने को 2 लाइनें याद रह जाए। कौन कौन सी? पहली, बहुलक का मतलब जो बहुत ज्यादा बार आए, और दूसरी, बहुलक वर्ग बनाना आ जाए, आपका बहुलक कंप्लीट। याद हो गई ना 2 लाइनें? अब बहुलक वर्ग कैसे बनाते हैं? बहुलक वर्ग कैसे बनाए? बहुलक का मतलब तो अपने को पता है कि जो ज्यादा बार आए। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है? ज्यादा बार ज्यादा एफ में कौन लिखा हुआ है? एफ में सबसे ज्यादा तो लिखा हुआ है 20। देखो ये लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कौन है? 20। जो ज्यादा है उसके सामने वर्ग अंतराल में एक वर्ग बना, ऐसा इस लाइन में देखना है। और सबसे ज्यादा जो हो बहुलक में, जो बहुत ज्यादा हो, इनमें से सबसे ज्यादा हो, उसके सामने वर्ग बना। अब देखना ये सवाल कैसे चुटकियों में हल होता है। ऐसा सवाल लिखा हुआ आएगा, प्रश्न पत्र में लिखा हुआ आएगा, केवल तुम्हें क्या करना है? बहुलक वर्ग बनाना है। बहुलक वर्ग कैसे बनाएंगे? एफ वाली लाइन में जो ज्यादा लिखा हुआ है उसके सामने और उस डिब्बे को एक डिब्बा बना देंगे। सीधी सीधी बात है कि यहाँ एक डिब्बा बनाना है और कुछ नहीं करना। डिब्बा कहाँ बनाएंगे? जो ज्यादा होगी उसको मिला के डिब्बा बना देंगे। फिर क्या करना है? फिर अपने को सूत्र याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सूत्र याद नहीं होगा तो भी मैं ये सवाल करवा सकता हूँ, परंतु सूत्र वाला प्रश्न भी तुम्हें पूछ सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया, बहुलक का सूत्र लिखिए, अगर 1 नंबर का प्रश्न है तुम्हारा सीधा 1 नंबर कट जाएगा। तो सूत्र याद होना जरूरी है, और सूत्र याद होगा तो इसमें भी तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुमने उत्तर सही भी कर लिया तो तुम्हें क्या लिखना है? हल लिखना है, और स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? हल करना है। कैसे हल लिखा? फिर सीधा बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F F2 कोष्टक इनटू H। ये सूत्र है ना? सूत्र याद कर लेना, चेक भी कर लेना कि F1 माइनस F0 F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। अब मैं ये जो कुछ अक्षर है ना, ये तुम्हारे को समझ में आ गए, इसका मतलब तुम्हारा बहुलक कंप्लीट है। ऐसे मैं तुम्हें समझाने के लिए जानता हूं। L का मतलब क्या होता है? F1 क्या होता है? F0 क्या होता है? F2 क्या होता है? और H क्या होता है? बताओ, अपने सूत्र में यही चीजें है ना? L है, F1 है, F0 है, F2 है, H। अगर ये चीजें अपने को पता चल गई कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है,
तो अपन तो बस मान ही तो लिखना है, करना क्या है। अब मैं बताता हूँ, x तो कल भी अपन ने पढ़ा था, x का मतलब इनके बीच का गैप, 65 और 85 के बीच का गैप, 65 और 85 के बीच का गैप, 85 और 105 के बीच का गैप, ये इन सब में बीच का गैप बराबर बराबर आएगा। मैं ऐसे सवाल अगर कुछ चेंज आया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आगे क्या करना है। तो h का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, देख लो कितनी है, 20। अब मुझे बताना है कि l का मतलब क्या होता है। जो वर्ग बना हुआ है ना, जो डिब्बा बना हुआ है, उस डिब्बे में लोअर बाउंड्री यानी निम्न सीमा, ये यानी छोटी वाली संख्या, ये है 125। छोटी वाली संख्या इतनी सारी है, इन सबको नहीं लिखना है। जो डिब्बा जो बना हुआ है उसके अंदर ये सबसे छोटी संख्या है 125 से 145 में छोटी वाली संख्या 125 है, ये लिखनी है। अब दिक्कत तो यहाँ आती है सर, यहाँ समझ में नहीं आता किसको F1 माने, किसको F0 माने, किसको F2 माने, यहाँ भूल जाते हैं। F0 F1 F2 ये सर एक सेम जैसे सेम नाम है, हम आगे पीछे भूल जाते हैं। कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है। तुम्हें गिनती आती है ना, 0 1 2, गिनती आती है ना, 0 से बोलना है, 1 से नहीं बोलना है। किससे बोलना है? 0 से। और जहां डिब्बा बना हुआ है उससे एक ऊपर वाली संख्या, यहां लिखना है 0, यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2, लिख दिया। यहां लगाना है F, यहां लगाना है F, यहां लगाना है F। क्या क्या जो डिब्बा बना हुआ है उससे एक ऊपर वाली संख्या से शुरू करना है, 0 1 2, F F F हो गया ना, F0 F1 F2, इतना समझ में आ गया। बस अब अपने सब जो ये अक्षर थे, जो वर्ड थे, इनका मतलब अपने को कहां लिखना है समझ में आ गया। F1 कितना है? F1 है 20। F0 कितना है? F0 है 13। F2 कितना है? F2 है 14। केवल तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी एक सीधा सा सरल तरीका भी है जो भी बताऊंगा। अब देखो, ये बहुलक में कोई सा भी प्रश्न करो, स्टेप बाय स्टेप करना है, और अगर उस प्रश्न में सूत्र आता है तो हमें सूत्र लिखना ही लिखना है, चाहे प्रश्न हल हो नहीं हो, सूत्र लिखना है। सूत्र लिखा हुआ है अपने पास, बहुलक का बहुलक लिख देंगे, बराबर में l लिखा हुआ है। बताओ मुझे, l लिखूं कि 125 लिखूं? l की जगह मुझे क्या लिखना है? 125 लिख दिया, प्लस कोष्टक, कोष्टक लिख दिया। F1 आ रहा है, क्या लिखूं? F1 कितना है? 20 लिख दिया, 20 माइनस आ रहा है, माइनस लिख दूं। F0 आ रहा है, F0 नहीं लिखूंगा, F0 की जगह लिखूंगा मैं 13 बटे बाकी 4। 2 आ रहा है, 2 का 2 ही लिख दूं। अब मैं एक तरीका और बताता हूं, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको 2 लिखने के बाद ये 2 लिख दिया अपन ने सूत्र में था। अब इसको है जैसे का जैसे नीचे उतार दो, कोष्टक में लिखना है, ध्यान रखना। ये 20 कोष्टक में, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13। अब F2 का मान लिखना है, F2 का मान कितना है अपने पास? 14। H का मान कितना है? 20। ये सब सिखाने के लिए बता रहा हूं, बाकी सीधा सरल तरीका भी है, अभी बताऊंगा मैं कि इन सब का मान लिखना है, सूत्र लिखना है, इन सब का मान लिखना है। केवल अभी तक कुछ नहीं किया, सूत्र लिखा और उनकी जगह जो जो मान था हमने रख दिया, न कोई जोड़ बाकी गुणा भाग किया, और नहीं करते। तो क्या करना है सर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सवाल हल करते जाइए। बहुलक बराबर 125 को 125 ही रहने दीजिए, और कोष्टक लगा दीजिए, इधर भी कोष्टक लगा दीजिए, और आगे 20 है जो 20 के 20 ही लेने दीजिए। बताओ 125 को 125 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कहीं जोड़ बाकी करनी पड़ी क्या? 20 को 20 लिखने में कोई जोड़ बाकी करनी पड़ी क्या? नहीं, अपने को जोड़ बाकी यहां करनी पड़ेगी, गुणा भाग जोड़ बाकी वो नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे पास समय है और गलती होने के भी चांसेस है। मैं बताता हूं कि ये तरीका अपनाना है। अपन ने जहां डिब्बा बनाया उसका ऊपर वाला पड़ोसी, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? फिर से सुन लो, जहां डिब्बा बनाया उसके ऊपर वाला पड़ोसी, नीचे वाला पड़ोसी, दो ही पड़ोसी होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? हमें तो ये देखना है कि अंतर कितना है, छोटा मोटा कुछ नहीं देखना है। 13 और 20 में कितने का अंतर है? 7 का, एक तो 7। अब नीचे वाले में कितने का अंतर है, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? 20 और 14 में कितने का अंतर है? 6 का, लिख दो 6, लिख दिया, सामान्य सी बात है। अब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको यहां देखो, इसकी जगह हमें क्या लिखना है? 7। जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे नहीं लिखना है, ध्यान देना। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखना, तो नीचे क्या लिखना है सर? इन दोनों को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 6 और 7 कितने हुए? 6 और 7 मिलकर हो गए 13। देख, 20 में से 13 गए, 7 आ गए, 2 को और 20 को गुना किया 40, 40 में से 13 बाकी निकाल लिए, 13 बाकी निकाल लिए तो 27 बचे, 27 में से 14 बाकी निकाल लिए तो 13 बचे। हमें ये सब नहीं करना है, सूत्र लिखना है, मान रखना है, फिर उसको भूल जाओ, कुछ नहीं करना है। बस हमें इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ऐसा क्यों? अगर तुम्हें सूत्र याद भी नहीं रहे, तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसको आगे जोड़ में लिख दो, इसका अंतर ऊपर लिख दो, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, और गुना उनके अंतर का कर दो, ये तुम्हारा सूत्र है। अब इसको हल करते हैं। बहुलक बराबर 125 को 125 ही रखना है। अब देखो 125 प्लस
मैं नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हल करता हूँ ऊपर। यहाँ लिखता हूँ, है ना, यहाँ से जो प्रश्न बचा हुआ है यहाँ लिखता हूँ, इस डिब्बे के अंदर यहाँ हल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बहुलक बराबर 125 प्लस, अब क्या करना है, ये देखो गुना हो रहा है, 20 और 7 को गुना करना है, तुम्हें गुना करना पता ना बटे वाले से, क्या ये बटे वाली तो इसको भी बटे वाली गुना दो, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दिया था, 7 को 20 से गुना किया, 7 दूनी 14 यानी 140 हो गए, और 13 को 1 से किया तो कितना हो गया, 13 का 13। अब 125 को नहीं छेड़ना है, इसका भाग किसमें देना है, 13 का भाग किसमें देना है, हमें 13 का भाग किसमें देना है, 140 में देना है। 13 का बावड़ा बोलेंगे 140 में भाग देना है, नॉर्मल सी बात। 13 का बावड़ा बोलेंगे 10 बार जाएगा और 130 आ जाएंगे, ये लिख दिया 10 बार 130 आ जाएंगे। 140 में से 130 बाकी निकाले तो अपने पास 10 बचे। अब 10 में तो 13 का भाग जाता नहीं है ना, 10 में 13 का भाग जाता है क्या, 10 में 13 का भाग नहीं जाता है। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, और संख्या भी नहीं है, अगर संख्या होती तो अपना संख्या उतार लेते, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 उतार देंगे। अब 13 का भाग 100 में देना है, 13 का भाग 100 में 13 कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। और 13 में से अगर 100 में से मैं 91 बाकी निकाल लेता हूं तो मेरे पास बच जाएंगे 9 और 0 उतारा, कितनी बार, 90 हो गए। अब 13 का भाग हमें 90 में देना है, और 13 का भाग जब हमने यानी ऐसे भाग लगभग चलता रहेगा, लगभग 1-2 बिंदु और आएंगे जो तुम पूरा हल कर लेना। अब अपने पास अपन ने इसका भाग इसमें दे दिया, अब तो नॉर्मल सी बात है, इसको जोड़ना है, ये जोड़ो 125 और 10 कितने हुए, 135, और पॉइंट में जितने हैं उतने लिखो, ये तुम्हारे क्या है, आंसर है। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात बता रहा हूं वो ध्यान रखना, क्योंकि ये बात अपने आगे वाले प्रश्न में काम आएगी। क्या है महत्वपूर्ण, बहुलक और माध्यक में, बहुलक और माध्यक में सुन लेना, बहुलक और माध्यक में जहां हम डिब्बा बनाएंगे उनके बीच में उत्तर आएंगे, जहां हम बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग बना रहे हैं उनके बीच में ही उत्तर आएंगे। अगर दूसरे उत्तर आ रहे हैं तो इसका मतलब सोच लेना कि हमने कहीं कहीं गलती की है। अब देखो अपन ने डिब्बा यहां बनाया, अब जो उत्तर आएंगे वो 125 से लेकर 145 के बीच में आएंगे, 125 से लेकर 145 के बीच में आएंगे। जब अपना सवाल हो जाए उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि क्या अपने उत्तर इस डिब्बे वाले की संख्या के बीच में आ रहा है, क्या 125 और 145 के बीच में आ रहा है। अब देखो अपना उत्तर आ रहा है 135 पॉइंट चलकर, जो 125 और 145 के बीच में है, इनके मध्य में है। तो ध्यान रखना कि जहां हमने वर्ग बनाया, जहां हमने डिब्बा बनाया, उसका आंसर बहुलक और माध्यक का आंसर उस डिब्बे के अंदर आएंगे। और अगर कोई प्रश्न में पहले ही दे दिया कि बहुलक इतने हैं, माध्यक इतने हैं, तो तुम सोच लेना कि हमें यही डिब्बा बनाना है। दो बातें ध्यान रखना, जहां डिब्बा होगा वह आंसर होगा, और जहां आंसर होगा वह डिब्बा होगा। क्या बात समझ में, जहां वर्ग बना हुआ है वहीं तुम्हारा आंसर आएगा। और अगर प्रश्न में आंसर पहले से दे दिया, प्रश्न वाले ने लिख दिया कि बहुलक इतने हैं, यानी बहुलक 50 है, तो तुम्हें सोचना है कि डिब्बा कहाँ बनाएंगे, 50 किसके बीच में आ रहा है, जैसे माना कि तो 75 किसके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो वर्ग भी यहाँ। क्या बात समझ में, जहां हमने डिब्बा बनाया, जहां डिब्बा खींचा, आंसर उन दोनों के बीच में आएंगे। अगर आंसर प्रश्न में पहले से ही दे रखे हैं तो हमारा डिब्बा वहां बनेगा जहां आंसर दे रखे। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक है, जहां आंसर है वहां डिब्बा है, जहां डिब्बा है वहां आंसर है, ये चीज ध्यान रखना। तो बहुलक अपन ने बहुलक सीख लिया और अपन ने आंसर निकाले, छोटा सा प्रश्न है ये, मैं फिर से बता देता हूं क्या करना है। यहां तक सूत्र लिखना है, सूत्र में मान रखना है, मान रखने के बाद उसको भूल जाओ सूत्र को और मान को, फिर तुम्हें क्या करना है, इस दोनों का अंतर निकालना, इन दोनों का अंतर निकालना, इस वाले अंतर को ऊपर लिखना है और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है, बस फिर तुम्हें बाहर लेके आना है। सरल सी बात है, ये ऐसा तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं। तुम्हें यहां नहीं तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं बाकी निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट लिख दो, इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर लिख दो, इन दोनों के बीच का अंतर यहां लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो। इसको तो लिखना ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, बस इतना सा करना है। अब मैं इस प्रश्नावली में और किस टाइप के प्रश्न हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए, अपनी प्रश्नावली में 3-4 टाइप के प्रश्न हैं। एक ऐसा जो अपनी प्रश्नावली में नहीं है परंतु तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। एक ये एक वर्गीकृत आंकड़े ऐसा देते हुए तुम्हें पूछ ले, तुम्हें बताओ कि आया भी होगा सही 10 वार्षिक में। और दूसरे प्रकार का प्रश्न ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अपनी प्रश्नावली में ये इसी टाइप के प्रश्न हैं। तो तुम्हें ये सूत्र याद रखना है और इस तरीके से इसका मान निकाल के हल करना है। अब इस प्रश्नावली में दूसरे टाइप का प्रश्न है जो मैं बताता हूं कि वो क्या है। अभी तक जो मैंने बताया वो तुम्हें आसानी से शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें वापस समझा दूंगा। तो बहुलक के बाद अपना जो आगे वाला जो प्रश्न है वो है माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक को भी 3 तरीके से, प्रत्येक सवाल को अभी तक अपन ने 3 तरीके से, यथावत आंकड़े अजायत कैसे करना है, एक वर्गीकृत अजायत कैसे करना है और वर्गीकृत अजायत कैसे करना है। मैंने माध्यक भी बताया, बहुलक भी बताया, अब माध्यक बता रहा हूं। ये इस तरीके के अगर आंकड़े आ जाते हैं और अगर हमें वो पूछ लेता है कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यिका या माध्यक, माध्य नहीं, माध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा।
हमें सबसे पहले ये जितने भी आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं उनको सबको या तो आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है। सरल सी बात है, अपन आरोही क्रम में जमाएंगे क्योंकि हम शुरू से ही आरोही क्रम में जमाना सीखे हुए हैं। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या को आगे लिखेंगे। इन सब में छोटी संख्या कौन है? 2। सबसे पहले लिखेंगे 2 को, उसके बाद 3, फिर लिखेंगे 3 को, उसके बाद 4 को लिखेंगे। 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखेंगे। 4 फिर 4, हाँ। अब उसके बाद और कौन है? 4 से बड़ी 5 नहीं है, 6 है, तो ये लिख दिया मैंने 6। 6 कितनी बार है? 1 बार 2 बार, तो 2 बार लिखो। 7 7 7 1 बार है, लिख दिया 1 बार। 8 1 2 3 4 बार है, तो 8 4 बार लिखा मैंने। 8 फिर से 8 और फिर से 8 और फिर से 8। अब आगे कौन है? आगे इससे बड़ी संख्या है 9, लिख दिया 9। फिर आगे इससे बड़ी संख्या है 11। ऐसा लिखने के बाद एक बार संख्या को गिन के देख लेना कि जो संख्या अपन ने लिखी है वो कोई छूट तो नहीं गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 संख्या हो रही है। यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो ऊपर ही छूट गई। अब अपने संख्या हो गई 15। ये भी 15 संख्या, ये भी 15 संख्या। एक बार अपने को चेक कर लेना, जैसे अभी अपने गलती हुई, अगर अपने ऐसे ही लिख दिया क्रम भाई और फिर हमने सवाल किया तो अपने सवाल गलत हो जाएगा, अपने आंसर बिल्कुल नहीं आएंगे और फिर हम सोचेंगे कि मुझे सवाल आता भी था और फिर कैसे गलत हो गया। तो हमें क्या करना है? ऐसी संख्या लिखी हुई आएगी, उन संख्याओं को गिनना है और अपने क्रम वाइज लिखना है, फिर वापस गिनना है कि यहाँ जितनी संख्या है और यहाँ उतनी हुई कि नहीं हुई। इसीलिए ये मिस्टेक की मैंने 12 जो दिखाई दे रहा था फिर भी मैंने छोड़ दिया इसको, और यहाँ चौथाई हो रही तो अपना सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संख्या को दोनों जगह गिनना है। अब जब अपन ने पढ़ना शुरू किया था तब मैंने बताया था कि माध्यक का मतलब होता है बीच वाली संख्या। माध्यक का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। बस इतना सा याद रहे। मैंने कहा पूरी प्रश्नावली में कुछ शब्दों का अर्थ याद होगा तो प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। माध्यक का मतलब बीच वाली, जो बीच में लाइन, ऐसे लाइन लगी हुई है प्रार्थना की, सबसे बीच में, यानी आधे इधर उसको बोलते हैं बीच में। कर लो आधे इधर। अब देखो ये अपने पास 15 है तो 15 में 7 इधर कर लो, 7 इधर कर लो। बीच में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को इधर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक ये करो। बीच में कौन बचा है? बीच में बचा है अपना 7। तो अपना माध्यक क्या होगा? माध्यक बराबर 7 अपने सही आंसर होंगे। पर सर सूत्र तो बताया नहीं, किताबों में जब समझा रखा है तो बहुत कठिन समझा रखा है, यानी सूत्र बताया हुआ है। अगर संख्या विषम हो तो, संख्या विषम हो यानी संख्या के पदों की संख्या विषम हो तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा n+1/2, n+1/2वां पद। और भी सूत्र है, अगर संख्या सम हो तो, पदों की संख्या अगर सम हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर सम हो तो हमें 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। n/2 प्लस n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, बटेवा में 2। समझ में आया? n/2वां पद, n/2 नहीं, n/2वां पद, यानी n क्या है? n जितने पद है उतने लिखने। n अपने कितने हैं? 15, तो कितने लिखेंगे? 15 लिखेंगे। और 15 विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। विषम वाला सूत्र ये है n+1, यानी 15 + 1/2। 15 में एक जोड़ा कितने हो गए? 16। 16 में 2 का भाग दिया, कितना है? 8। 8वां पद, उत्तर 8 नहीं है, 8वां पद। अब गिनो 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आया गया है 8वां पद। यानी अपन अगर सूत्र नहीं, सूत्र याद होना जरूरी है, सीधा पूछ सकते हैं और सूत्र लिखेंगे तो अपने को नंबर भी पूरे मिलेंगे। फिर भी भाई दबा तुम्हें याद नहीं रहे उस समय तुम्हें क्या करना है? आधे इधर कर लेने हैं, आधे इधर कर लेना है। पर सर अब 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, ये बीच में बच गया इसलिए आपने उत्तर लिख दिया। अगर बराबर हो जावे तो माना कि यह संख्या सर अगर 9 में और रख दूं और पदों की संख्या हो गई 16, कितनी हो गई? 16, तो आधे कैसे करेंगे? अब समझनी सी बात है, अगर जैसे ही पदों की संख्या 16 हो जाती है तो अपने को क्या करना है? 7 इधर करना है, 7 इधर करना है। ये 7 इस तरफ वाले तो इधर 7 ही है, इस तरफ वाले 7 यहां से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 7 इधर, बीच में कितने रह गए? 2। इन दोनों को जोड़ना है, 7 + 8 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। यानी हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सेंटर में चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ के, यानी इन दोनों के बीच में। और जोड़ो नहीं तो भी तुम्हें पता होना चाहिए 7 और 8 के बीच में कौन है? 7.5। तो जोड़ के दे दो, 7 और 8 को जोड़ते कितने आते हैं? 7 × 14 15, 15 में 2 का भाग दिया तो उत्तर कितना है? 7.5।
समझ में आया? तुम सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो और अपनी समझ के माध्यम से भी कर सकते हो। सूत्र याद होना जरूरी है, सूत्र में उलझना मत, तुम n वा पद में उलझ जाओगे। उत्तर 15/2 और 15/2 + 1 ये पद लिखने हैं, तुम इसी को उत्तर मान लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखने हैं? पद लिखने हैं। सबसे सरल तरीका क्या है? जितने पद हैं उनको क्रम वाइज जमा दो। क्रम वाइज का मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटे को आगे रखना है, बड़े को पीछे रखना है, सामान्य सी बात है। उसके बाद आधे आधे कर, आधे इधर आधे इधर। अगर बीच में 2 आ जाते हैं, बीच में 2 आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, सामान्य सी बात है। तो तुम्हारा क्या ज्ञात हो जाएगा? माध्यक ज्ञात हो जाएगा। सूत्र याद रखना है, जब माध्यक के पदों की संख्या अगर विषम है तो n में 1 जोड़ के 2 का भाग दे देना, जो पद आएगा उस नंबर पे वो तुम्हारा उत्तर होगा। विषम है तो n में 2 का भाग देना, वो वाला पद, n में 2 का भाग देके 1 जोड़ के वो वाला पद, फिर 2 का भाग देना है, तब जाके तुम्हारे उत्तर आएंगे। ये सूत्र याद रखने हैं। बाकी इस तरीके से प्रश्न आए उसको सूत्र से नहीं करना है, तुम उलझ जाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर गलत आने की संभावना ज्यादा है। सबसे सरल तरीका है आधे इधर कर लो, आधे इधर कर लो, जो बीच वाला है अपना माध्यक, पर उसको क्रम वाइज, उसको आरोही क्रम में जरूर जमा लेना। अगर तुमने आरोही क्रम में नहीं जमाया तो तुम्हारे आंसर गलत आएगा। जैसे अपन ने इसको आरोही क्रम में नहीं जमाया, आधे इधर करते आधे इधर करते कर लो, देखिए ये कितने पद हैं? 15 पद है, तो 7 इधर करते, 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 7 इधर, बीच में कौन आया? 4। ये तो गलत है। यानी हमें सबसे पहले उसको आरोही क्रम में जमाना है, फिर उसके बाद आधे संख्या, आधे पदों को इधर करना है, आधे पदों को इधर करना है, बीच वाला जो पद आएगा वो हमारे आंसर है। अगर संख्या सम है तो बीच में 2 आई है और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो बीच वाला पद आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। चलो ये सूत्र तो तुम्हें याद ही होंगे, याद कर लिए होंगे, अब एग्जाम है तो उसके बाद इस तरीके के प्रश्न नहीं आवे। अगर इस तरीके का आ जाओ तो सर इस तरीके के प्रश्न आ जावे तो सामान्य सी बात है, ये तुम्हारे पास ये संख्या x लिखी हुई है, ये तुम्हारे पास f लिखी हुई है। f का पहले मैंने बताया कि जो जितनी बार आता है उतना लिखा जाता है, यानी ऐसी संख्याओं में 2 बार आया इसलिए 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार आया इसलिए लिखा हुआ है, 4 तो केवल 1 बार ही आया बेचारा तो इसलिए 1 बार लिखा हुआ है। तो इनको कैसे हल करना है, ऐसा प्रश्न तुम्हारे पास लिखा हुआ आएगा, तुम्हें इसको कैसे हल करना है ये मैं बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न लिखा आएगा, उसका तुम्हें CF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CF। CF का मतलब क्या होता है? CF का मतलब कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा करना है कि इनको जोड़ जोड़ के लिखना है। 2 का तो 2 लिख दो, यहाँ क्या लिखना है? 2 और 3 को जोड़ के लिख दो 5, यहाँ क्या लिखना है? 5 और 1 को जोड़ के लिख दो 6, यहाँ क्या लिखना है? 6 और 4 को जोड़ के लिख दो 10, यहाँ 10 और 2 को जोड़ के 12। तो तुम्हें पता चल गया होगा 12 और 3 को जोड़ दे तो 15, और 15 और 2 को जोड़ दे तो 17, और 17 और 1 को जोड़ दे तो 18। क्या जाएंगे? 18। और इस तरीके का जो हमें माध्य ज्ञात करना होता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो उसके लिए सूत्र है n/2 वा पद, n/2 वा पद। अब देखो n क्या है? CF की लाइफ संख्या, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो भी 18 आएंगे, और इन इसकी लाइफ संख्या आएगी जो इनकी जोड़ी से आएगी, तो कितने आए? 18। 18 में 2 का भाग दिया, वा पद 9 वा पद। अब 9वां पद कहां गिनोगे? याद याद रखना तुम्हें। अब देखो इसमें देखना है 2 5 6 10, 9वां तो आ ही नहीं रहा, तो उत्तर क्या होंगे अपने? हमारे जो यहाँ उत्तर आते हैं या तो वो के वही यहाँ आ जाए, या नहीं आए तो उसे जस्ट बड़ी वाली ले लो, या नहीं आए तो जस्ट बड़ी वाली ले लो। ये तुम्हारे आंसर है। 9 से जस्ट बड़ी क्या है? 10 है, तो वहां डिब्बा बना दो और तुम माध्यक लिख दो। 9वां पद बराबर कितने है? 6 तुम्हारा माध्यक है। अगर ये बात समझ में, ऐसा प्रश्न आ जाए CF ज्ञात करना है, संचय बारमार्था। संचय बारमार्था क्या होती है? F वाले को जोड़ना है, 2 का 2 लिख दिया, फिर यहाँ क्या लिखना है? इन दोनों को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, ऐसे ऐसे जोड़ते हुए लिखना है, और जो लास्ट में जोड़ आए उसमें 2 का भाग देना है, और 2 का भाग देने के बाद या तो यहाँ 9 आ जाता तो 9 के ऊपर लगा देते, 9 नहीं आया यानी कोई सी भी संख्या हो उससे जस्ट बड़ी वाली, 6 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने जो 9वां पद आ रहा है वो 9वां पद तो 6 जो है 90 से छोटा है, तो 90 से बड़ा वाला लेना है। इसको अगर डिटेल में बताऊं तो मैं समझाता हूं तुम्हें कि हम इनको जैसे अलग अलग लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, 4 को 1 बार लिखेंगे, ऐसे तो ऐसे लिखेंगे तो अपन गिनते गिनते जाएंगे तो 6 तक लिखेंगे, तब तक तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4। 7वां जैसे ही शुरू करेंगे 6 आएगा, फिर 8वां भी 6 आएगा, फिर 9वां भी 6 आएगा, फिर 10वां भी 6 आएगा, क्योंकि 6 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। तो 6 तक लिखा, ऐसे ऐसे लिखते गए, ये छठा पद तो 4 आ जाएगा क्योंकि ये 4 है, फिर 6 से आगे जितने भी पद होंगे वो 6 होंगे, है ना? कहां तक? 10 तक। और जैसे ही 10 तक ऐसे लिखते लिखते स्टार्ट हुए, 10 से आगे जो पद होंगे वो 7 होंगे, 7 को 2 बार लिखेंगे, फिर 8 को 3 बार लिखेंगे, ऐसे। मतलब तुम्हें तो इतना याद नहीं लिखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि n में 2 का भाग दोगे, n क्या है? इनकी जोड़ है, और इनकी जोड़ में 2 का भाग दोगे, जो उत्तर आएंगे उससे बड़े वाले पद में वर्ग करना, उससे बड़े वाले में, यानी ये 6 है, और तो 6 9 से छोटा है, इसमें नहीं, 9 से जस्ट बड़ा कौन है? 10। तो इस संचय बारे में बनाना है तुम्हें। तुम ऐसे
माध्य ज्ञात करना है, और अगर ये लाइन तुमने नहीं लिखी तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुम्हें सीएफ लिखना है और सीएफ लिखने के बाद यहाँ वर्ग बनाना है माध्य को, और फिर तुम्हें यहाँ इस तरीके से आंसर लिखना है, तुम्हारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक दो प्रश्न समझा दिए, एक तो यथाप्रत आंकड़े आते हैं तो कैसे ज्ञात करना है, अवर्गीकृत आंकड़े आते हैं तो कैसे ज्ञात करना है। अब इनमें अगर प्रश्न कुछ ऐसे भी आ जाए, बाय द वे मैं बताता हूँ, ऐसे आ जाए, इस जगह लिख दे पी या लिख दे आर या लिख दे जेड, और प्रश्न में पूछ ले कि बताओ पी बराबर क्या आएगा, पी बराबर क्या आएगा। सामान्य सी बात है, जो सवाल को समझ गए वो कर लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 का 2 और 2 में 3 जोड़ा जब 5 आए ना, 5 में 1 जोड़ा जब 6 आए ना, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएंगे, और 10 में क्या जोड़ेंगे तो 12 आ जाएंगे। 10 में क्या जोड़े तो 12 आ जाएंगे, तो 10 में हमने क्या जोड़ा, 10 में 2 जोड़ा तभी तो 12 आए, बाकी 12 थोड़ी आते, इन दोनों को जोड़ा तभी तो 12 आए। तो यहाँ p बराबर तुम ऐसे लिखोगे, p बराबर 12 माइनस 10, और p बराबर आ गया 2। यहाँ बराबर ये इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तभी आया, तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस p बराबर क्या आया, 12 आया। फिर से समझ लो, इन दोनों को जोड़ा तभी तो 5 आया ना, इन दोनों को जोड़ा तभी 6 आए, इन दोनों को जोड़ा तभी 10 आए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएंगे। हमने लिख दिया, हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 12 आया। अब पक्षांतर करना तुम जानते हो कि भाई अपने को तो इधर 20 रखना है, 10 को तो उधर भेजना है, तो अपन इधर 20 रखेंगे 12, और इस 10 को उधर भेजेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। p बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये तुम्हारा आंसर, मतलब समझ में आया ना। अगर प्रश्न में ऐसे वो CF लिख देवे, फिर तुम्हें XYZ यहाँ लिख देवे, कुछ भी पूछ लेवे, तो बिल्कुल आसानी से इस तरीके से कर लो। और ये समझने के लिए मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़े तो 12 आए, तो 10 में और क्या जोड़े तो 12 आ जाएंगे, 10 में 2 जोड़े के 12 आ जाएंगे, तो अपना p का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, p का। अब तुम्हें ये दोनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब जो आगे वाला जो प्रश्न कर रहे हैं अपन, वो बिल्कुल ही डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो 10वीं क्लास में जो सिलेबस है उसमें इसी तरीके के प्रश्न है। वो तो बेसिक जानकारी है, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का 2 नंबर का, ये तो बड़े बड़े आएंगे, और आएंगे फाइनल है 15 नंबर की प्रश्नावली, तो 15 नंबर ऐसे थोड़ी मिलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता, जो प्रश्न में दिए हुए होंगे वही कॉलम रखेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम है CF। अगर CF दे रखा होगा तो हमें F ज्ञात करना होगा, अगर F दिया होगा तो CF ज्ञात करना होगा। अभी मैंने उस प्रश्न में बताया था कि CF कैसे ज्ञात करते हैं। CF अब बताओ, तुम बताओ, ये 14 है, यहां मैं कितने लिखूं, 14 के 14 लिख दूं। अब यहां कितना लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 14 और 56 कितने हुए, 70, 70। अब यहां कितना लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, इन दोनों को जोड़ो, 70 और 60 कितने हुए, 130, ये 86 लिखा हुआ है। अब यहां लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 0 और 6 को जोड़ा, 6 का 6, 3 और 8 को जोड़ा, 11 हासिल का 1, और ये हो गया 2, 216। अब इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है, तो 6 और 4 को जोड़ा, 10 हासिल का 1, 1 1 2, 2 और 7 कितने हो गए, 9, 2 का 2, 62 है। तो 0 और 2 कितने हुए, 2 के 2, 9 और 6 कितने हुए, 15 के 5, हासिल का 1 और 3। अब 352 में 48 जोड़ दिए तो टोटल हो रहे हैं 400। तुम्हारे पास CF का मान कितना आ गया, n बराबर लिखो, n बराबर आ गया 400। कितना आ गया, 400। हमने उस प्रश्न में पढ़ा था कि n जब ऐसे कोई से भी प्रश्न आए तो हम उसको ऐसे ज्ञात करते हैं, n बटे 2 पद, है ना। मैंने बताया था बहुलक में भी वर्ग बनाना पड़ता है और माध्यक में भी वर्ग बनाना पड़ता है। बहुलक और माध्यक में अगर हमें डिब्बा बनाना आ गया तो अपना आधा सवाल हो जाएगा। इसमें भी डिब्बा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जो अपने n आते हैं यानी इनकी जो जोड़ आती है, इनको सबको जोड़ोगे तो भी 400 आएगा, ऐसे लिखोगे तो भी लास्ट में 400 आएगा। तो 400 में 2 का भाग दे, 400 में 2 का भाग दिया कितना है, 200। इसके आधार पे डिब्बा बनेगा। बहुलक में जो डिब्बा बनता था, जो F में ज्यादा बार आया उसके आधार पे डिब्बा बनता था। माध्यक में जो डिब्बा बनेगा, इन सबको जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे, जो उत्तर आएंगे उसके आधार पे डिब्बा बनाएंगे। अब 200, अब 200 कहां है, 200 यहां CF में ढूंढना है अपने को। ये 200 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है, अब यहां ढूंढो, 200 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 216। तो अपन यहां वर्ग बनाएंगे, यही महत्वपूर्ण काम है। ये वर्ग बनाना ही तुम्हें आ जाए वो महत्वपूर्ण काम है। क्या, इन सब को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे, संचय बारंबारता, जितनी संख्या आएगी उसमें 2 का भाग देंगे, और 2 का भाग देने के बाद अपने 200 आए, 200 से जस्ट बड़ी वाली संख्या के वर्ग बनाना है। ये 14 है, ये 70 है, ये 130 है, 200 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 216 है, जो 200 से जस्ट बड़ी है। तो यहां अपन ने वर्ग बना, माध्यक आधा सीख गए हैं, केवल हमें ये वर्ग बनाना आ जाए फिर आधा सीख गए। अब देखो, अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात होना चाहिए, हमें सूत्र याद होना चाहिए। माध्यक बराबर L प्लस
कोष्टक n/2 माइनस CF/एफ कोष्टक H। यही सूत्र है, चेक कर लेना, अगर गलत हुआ तो अपने आंसर गलत आएंगे। अब जैसा मैंने बहुलक में बताया था वैसे के वैसे ही तुम्हें एक सारणी बनानी है। क्या लिखना है? L लिखना है, और क्या लिखना है? n/2 लिखना है, और क्या लिखना है? CF लिखना है, और F लिखना है, और H लिखना है। L बहुलक में मैंने बताया था 4 डिब्बा बन रहा है, उसमें सबसे छोटा जो वर्ग निम्न सीमा जिसको बोलते हैं L अपना ये 3 4, यानी सबसे निम्न सीमा जिसको बोलते हैं, लोअर बाउंड्री जिसको बोलते हैं, L बराबर आ जाएगा अपने पास 3000। n/2 ये अभी भी ज्ञात किया था, n/2 का उत्तर कितना है? 200। अपन कितना लिखेंगे? 200। CF सबसे महत्वपूर्ण, इस माध्यक का सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाला बिंदु है CF। CF कौन सा लिखेंगे? अपन गलती करते हैं, इस डिब्बे में जो CF वाली लाइन में डिब्बे में आ रहा है वो लिख देते हैं। याद रखना, CF हमेशा डिब्बे से ऊपर वाली संख्या को लिखना है। CF हमेशा डिब्बे से ऊपर वाली संख्या को लिखना है। तो इस डिब्बे से ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 130। बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम्हें सवाल आ जाएगा। 130 लिख दिया। F डिब्बे के अंदर आ रहा है वो लिखो, लिख दिया। H और इनके बीच में अंतर है, मैंने पहले भी बताया 1500 और 2000 के बीच में कितने का अंतर है? 500 का, तो लिख दो 500। ठीक है, अब अपने को तो मान रखना है माध्यक बराबर L कितना लिखूं? 3000 प्लस n/2 का मान अपने पास कितना है? 200 माइनस CF कितना है? CF है 130। F कितना है? F है 86 इंटू H कितना है? 500। अब सवाल को हल कर लीजिए। माध्यक बराबर 3000 प्लस 200 में से 130 गए, कितना बचे? 70/86 गुना 500। कट रहा है तो काट दो ताकि तुम्हें गुना करने में आसानी रहेगी। माध्यक बराबर 3000 प्लस, काटो, 2 से कट रहा है, ऊपर तो आ जाएगा 35। ये गुणा में आ रहा है तो गुणा पहले मैंने बताया कैसे करना है, बटे वाला गुणा, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। और नीचे आ जाएगा 86 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 43। अब तुम्हें 43 का भाग इन दोनों को गुणा करके देना है, इन दोनों को गुणा करना है और फिर 43 का भाग देना है। माध्यक बराबर 3000 शायद करके 500 से गुणा करते हैं तो 5 4 25 के 5 86 के 2 5 3 15 2 17 2 0 के 2 0 और भाग किसमें देना है? किसका देना है? 43 का। अब जब 43 का भाग इसमें देंगे अपने पास माध्यक बराबर 3000 प्लस 406.97 या 76 ऐसा कुछ जाएगा। यानी तुम जब 43 का भाग दोगे तो ये तुम्हारे पास उत्तर आएंगे 406.76 और भी भाग जाएगा यानी लगभग, है ना। अब क्या करना है? माध्यक को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3000 और 406 यानी 3406.76 लगभग। ये तुम्हारी क्या है? आंसर है। अब तुम्हें क्या चेक करना है? क्या अपने जो उत्तर आए हैं वो उत्तर अपने वर्ग वाले यानी डिब्बे के बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर डिब्बे के बीच में अपने उत्तर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब अपने सवाल गलत हल किया है, और डिब्बे के बीच में अपने उत्तर आ रहे हैं इसका मतलब अपने सवाल सही किया है। किस में ध्यान रखना है? बहुलक में और माध्यक में। उत्तर कहां आना चाहिए? डिब्बे के बीच में। तो 3406, अब देखो 3000 से लेकर 3500 तक इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अपना जो प्रश्न है, अपन ने जो सवाल हल किया था वो एकदम कंप्लीट है। ये थी माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक तीनों प्रकार के मैंने तुम्हें बताए थे कि यथाप्राप्त आंकड़े होते हैं, उनको आधे आधे कर लो, आधे इधर और आधे इधर। अगर ए वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं उन सबको जोड़ के 2 का भाग दे दो और उससे जस्ट बड़ी वाली CF वाली लाइन में जो x होगा वो तुम्हारा माध्यक होगा। अगर वर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं तो तुम्हें डिब्बा बनाना आना चाहिए। डिब्बा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे, उनकी जोड़ में 2 का भाग देंगे और उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या के सामने हम डिब्बा बना देंगे। और उसके बाद तीसरी बात क्या याद रखनी है कि CF हमेशा इस डिब्बे से ऊपर वाली संख्या होती है। बस ये इस चीज का ध्यान रखें तो भूल नहीं जाओ। CF अगर तुमने ये लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तुम्हें क्या ध्यान रखना है? CF बड़ी वाली संख्या लिखनी है। अब इस माध्यक में और किस टाइप के सवाल है अभी मैं आपको यहां लिखवाता हूं। तो मैंने बताया कि वो एक वर्गीकृत जो अपने पास था, एक वर्गीकृत जो अपने पास था अभी तक अपन ने हल कर लिया। अब माध्यक में टोटली 4 प्रकार के सवाल है। एक प्रकार का सवाल जो सिंपल सा था मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरे प्रकार का सवाल ये है, इसमें क्या है? यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया यहां इस प्रश्न में उसने पहले ही उत्तर लिख दिए
क्या लिखा, माध्यक लिख दिया कि माध्यक जो है तुम्हारा 28.5 है, यानी उत्तर कितना है 28.5 है। तुम्हें क्या बताना है, x और y का मान बताना है। सिंपल सी बात है। अगर पहले वाले प्रश्न में हमने माध्यक क्या दिया, इस बार इसने माध्यक खुद ही दे दिया और हमें क्या पूछ रहा है, x और y का मान पूछ रहा है। हम याद कर लेंगे, इसने योग दे दिया प्रश्न में कि n/2 यानी 60/2। 60/2 का मान कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, अब मुझे तो ये बता दो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुलक और माध्यक में हमें जहां वर्ग बनाएंगे उसके बीच में उत्तर आएंगे। बताया था ना कि जहां डिब्बा बनेगा उत्तर हमेशा उसके बीच में आएंगे, और अगर उत्तर आ रहे हैं तो डिब्बा कहां बनेगा, जहां उत्तर आ रहे हैं वहां बनेगा ना। तो उत्तर कितने है, 28.5 है। बताओ इसमें 28.5 कहां आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं, 28 आ रहा है 28.5 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो डिब्बा कहां बनेगा, डिब्बा बनेगा यहां। क्या ध्यान रखना है, जहां डिब्बा बनेगा वहां उत्तर आएगा। अगर प्रश्न वाले ने पहले से ही उत्तर दे दिया है तो डिब्बा वहीं बनाना है जहां उत्तर है। उत्तर कितना है, 28.5 है, तो डिब्बा वहीं बनाएंगे जहां 28.5 आ रहे हैं। 28.5 को 20 और 30 के बीच में आ रहे हैं, तो हम वही डिब्बा बनाएंगे। पहले अपन ने इस आधार पे डिब्बा बनाया था, अब हम इस आधार पे, दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना। अब अपन सीएफ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सीएफ। ध्यान से देखना, ये सीएफ थोड़ा अटपटा है। सीएफ में क्या होता है, पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या के सामने लिखना होता है, लिख दिया 5 के सामने 5। अब क्या करना होता है, यहाँ क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, 5 और x। तो 5 और x को जोड़ते हैं तो 5x नहीं होते हैं, 5 + x होते हैं, या x + 5 होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है, तब यहाँ लिखेंगे, तो 5 और 20 को जोड़ा 25 हो गए, और x का जोड़ में x लिखना है 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, 25 और 15 को जोड़ा, हमारे पास 40 हो गए, और 40 में और क्या जुड़ा हुआ है, x जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना, यहाँ ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ना यानी वही और जोड़ना पड़ेगा। तो 40 + x + y, जोड़ दिया y को भी। अब इसको जोड़ना है, तो 45 + x + y, इन सब को जोड़ते हैं। मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था, ये जोड़ और ये जोड़ बराबर आनी चाहिए। यानी एक चीज अपने को पता चल रही है कि 45 + x + y को जोड़ेंगे तो क्या जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अपने 60 आ जाएंगे। ये एक समीकरण है कि इन सब को जोड़ते हैं तो कितने आने चाहिए, 60। इसने खुद नहीं लिख दिया, इन सब का योग कितना है, 60। उसने ये नहीं बताया भाई योग तो 60 है, x कितना है, y कितना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन ने जैसे पहले सवाल पढ़े थे, ऐसे समीकरण आते हैं, अपन उनको हल कर लेते हैं, यानी संख्या को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर हो जाएगा। x + y = 60, 45 उधर गए तो माइनस के 45, x + y = 60 में से 45 गए 15। बस कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देना है। अब सवाल आगे हल करेंगे, यहाँ छोड़ दिया ऐसे। अब अपने को क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। माध्यक का सूत्र याद होगा तुम्हें, L + n/2 - CF/f × h। सारणी बनाए वापस, सारणी बनाने से गलती नहीं होती है। अपनी क्या है, n/2 है, एक है L, एक है CF और एक है F। बताओ मुझे, n/2 हमेशा जोड़ में 2 का भाग देंगे। अभी मैंने दिया था यहाँ कि टोटल 60 हो रहे हैं, 60 में 2 का भाग देंगे, कितने आ रहे हैं, 30। तो n/2 का मान कितना है, 30। L क्या है, जो डिब्बा बन रहा है उस डिब्बे में सबसे छोटी जो संख्या है, इस वर्ग अंतराल की सबसे छोटी, ये नहीं, वर्ग अंतराल की सबसे छोटी संख्या है, वो अपना L होता है, यानी 20। CF क्या है, ये तो याद रखने के लिए कहा था मैंने, CF इस डिब्बे से ऊपर वाली संख्या, ये अपनी CF है, 5 + x। कितना है, 5 + x। F कितना है डिब्बे के अंदर, F वाली लाइन में, ये 20 हमारा F है। ठीक, अब तो मान रख दीजिए। माध्यक ध्यान रखना, माध्यक जो उत्तर अपन ला रहे हैं उसमें पहले ही दे दिए, माध्यक कितना है 28.5, तो माध्यक की जगह 28.5 लिख दो। L कितना है, L है अपना 20, 20 लिख दो। n/2 कितना है, n/2 है 30, 30 लिख दो। अब CF यहां ध्यान रखना, ये माइनस लिख दो, मैं कह रहा हूं यहां ध्यान रखना, या गलती होने की संभावना है ऐसे सवाल में। यहां तुम ऐसे मत लिखना कि -5 + x, ऐसे लिखा नहीं और तुम्हारे गलत हो जाएगा। क्या लिखना है सर, तो माइनस का माइनस लिख दो, और CF अगर ऐसा हो, ये CF अपने 2 संख्या है ना, तो इसको कोष्टक में लिखो, 5 + x, और फिर बड़ा कोष्टक लगाओ और बटे में f लिख दो। f कितना है, 20, और गुणे में कितना है, गुणे में इनके बीच में अंतर है 10, तो 10 कितना है, मैं करता हूं 28.5 = 20 + 30 - 5 + x, कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक, बटे में 20, गुणे में 10। सवाल लिख दिया। अब इस सवाल में तुम्हें ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि ये माइनस के इधर जो संख्या है वो कोष्टक में होनी चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 20 को इधर ले आता हूँ, तो 28
0.5 इधर प्लस का है, बराबर से इधर आते ही माइनस का हो जाएगा 20 बराबर कोष्टक आ जाएगा 30 माइनस, अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस और प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस का 5, माइनस और प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस का x, बटे में कितने हैं, बटे में 20 है, गुणे में कितने हैं, गुणे में 10 है। ठीक है, अब 28.5 में से 20 गए कितने बचे 8.5, कितने बचे 8.5, 30 में से 5 गए कितने बचे 25 माइनस x, और इसको काटा तो यहां बचे 2, 10 से कट गए, नीचे क्या बचे 2। ये अपना समीकरण। जब भी इधर बटे हुए वाली सब संख्याएं गुणा भाग जोड़ बाकी होके बटे हुए वाली संख्या आ जाए, इधर भी क्या बनाना है बटे हुए वाली बनाना है, और इसको क्या करना है वज्र गुणा, क्या करना है वज्र गुणा, एक को इससे वज्र गुणा करेंगे, एक को 25 से गुणा करेंगे 25 का 25 माइनस का माइनस, एक को 1 से करेंगे ये संख्या, 8.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 17। अब देखो इस 25 को उधर ले जाना है, इधर माइनस का x बराबर में 17, इस 25 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 25, माइनस का x 17 में से 25 माइनस के गए तो माइनस के कितने बचे, माइनस के बचे तुम्हारे पास 17 में से 25 गए तो माइनस के 8। अब ये माइनस और ये माइनस कर जाएगा, x बराबर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, x बराबर आ रहा है 8, अभी तक उत्तर नहीं आया, अभी x का मान आया, अब तुम्हें किसका निकालना है y का मान, इसको लिख दो समीकरण नंबर 2, और इस समीकरण 2 का मान किसमें रखेंगे 1 में, क्या रखेंगे x की बराबर, x की जगह क्या लिख देंगे 8 प्लस का y बराबर में 15, 8 को उधर भेजा तो इधर माइनस में चला गया, तो 15 में से 8 गए तो तुम्हारे पास 15 माइनस 8 यानी 7 बचे, यानी तुम्हारे पास x का मान आया 8 और y का मान आया 7। ये इस टाइप का सवाल आ जाए तो तुम्हें इस तरीके से करना है, क्या करना है, सबसे पहले जो माध्यक अगर उत्तर दे रखा है तो हमें डिब्बा वही बनाना है जहां उत्तर आ रहा है, उसके बाद सीएफ याद करना है और सूत्र में मान रखना है, उसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी वो कहता है वो करना है, और सीएफ का ध्यान रखना है कि सीएफ हमेशा ऊपर वाला लिखा जाए। बस इस तरीके पहला प्रकार का सवाल जो था वो सामान्य था, ये जो सवाल है इसमें उत्तर दे दिया और एक्स वाई जेड याद करने थे कर लिए। अब जो तीसरे प्रकार का सवाल अपने हल किया उनमें क्या है कि वर्ग अंतराल एक जैसा, जैसे यहाँ देखो यहाँ 10 है यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 20 है यहाँ पे भी 20 है, यहाँ 30 है यहाँ पे भी 30 है, यहाँ 40 है यहाँ पे भी 40 है, यहाँ देखो यहाँ 126 है यहाँ 127 है, यहाँ 135 है यहाँ 136 है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर कैसे करेंगे मैं बताता हूं। हमें नीचे इस सवाल को हल करना है पर अपने पास जगह नहीं है इसलिए अपन यहां हल करेंगे, हमें केवल बराबर करना है। कैसे करेंगे, आधा 0.5 इसमें से कम कर दो इसमें जोड़ दो, 0.5 इसमें से कम कर दो इसमें जोड़ दो, कैसे करोगे 18.5 में से आधा घटा देंगे यानी 0.5 घटा देंगे, कितने रह जाएंगे 18 में से 118 में से 0.5 घटा देंगे तो अपने पास रह जाएंगे 117.5 रह जाएंगे ना। हमने 118 में से आधा घटा दिया तो 117.5 रह गए, इसमें क्या करना है आधा जोड़ना है, तो 126 में आधा जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएंगे। ठीक, ये सभी काम सबके साथ करना है तो अपनी संख्या एक जैसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इस वाले में हमें आधा घटाना इस वाले में आधा जोड़ना, तो इस वाले में आधा घटाएंगे 127 में से आधा घटा देंगे तो क्या रहेगा 126.5 आधा कट जाएगा यानी 0.5 कट जाएगा, फिर इसमें आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135.5, फिर सेम टू सेम इसमें करना है 136 में से आधा घटाना है तो 135.5 और आधा जोड़ना है तो 144.5 आधा घटाना है 144.5 आधा जोड़ना है 153.5 आधा घटाना है 153.5 और आधा जोड़ना है तो 162.5 आधा घटाना है तो 162.5 और आधा जोड़ना है तो 171.5 आधा घटाना है तो 171.5 और आधा जोड़ना है तो ये हो जाएगा 180.5। अब बताओ ये 126.5 है ये भी 126.5, ये दोनों सेम हो गए नहीं, सभी सेम हो गए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो जैसे अपन ने पहला वाला सवाल किया वैसे हल करना है, इनके बीच का अंतर होगा वही रहेगा 118 और 126 के बीच में जितना अंतर है उतना का उतना ही अंतर इनके बीच में रहेगा। 118 और 126 के बीच में कितना का अंतर 8 का अंतर है तो इनमें भी 8 का अंतर ही रहेगा, h बराबर अपना कितना आएगा 8 आएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सामान्य सी बात है यहाँ सीएफ याद करना है और जैसे अपन ने नॉर्मल सवाल किए थे वैसे के वैसे ही सवाल आपको करना है। समझ में आ गया, कर लोगे ना ऐसे सवाल। केवल ये किसमें करना पड़ता है, केवल ये तुम्हें माध्यक ज्ञात करने में, अगर यहाँ अलग यहाँ अलग है यहाँ अलग यहाँ अलग है तो तुम्हें इनको एक जैसा बनाना पड़ता है, और एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 0.5 इस वाली में से घटा दो इस वाली में जोड़ दो, यानी निम्न सीमा में घटा दो ऊपरी सीमा में जोड़ दो, तो तुम्हारी ये सभी जो संख्याएं हैं सभी जो पद हैं वो क्रॉस एक जैसे हो जाएंगे।
और फिर बाकी जैसा पहले सवाल हल कर रहे थे वैसा का वैसा ही हल करना है। तीसरा टाइप का सवाल हो गया। अब मैं एक टाइप का और सवाल बताता हूं कि भाई दुआ, जैसे अपन इसका सीएफ लिखते हैं। सीएफ क्या है? 3। इसका क्या है? 8। 8 और 9 कितने हुए? 17। 17 और 12 कितने हुए? 29। 29 और 5 कितने हुए? 34। 34 और 4 कितने हुए? 38। और 38 और 2 कितने हुए? 40। मैं कह रहा हूं किसी प्रश्न में उसने सीधा सीएफ दे दिया, अगर वहां उसने सीएफ नहीं लिखा तो भी तुम्हें समझना है कि अगर ऐसे जोड़ते हुए चल रहे हैं सब संख्या, इसे ये बड़ी, इसे ये बड़ी, इसे ये बड़ी, इसे ये बड़ी, इसका मतलब तुम्हें समझना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है? सीएफ दिया हुआ है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? एफ वाला कॉलम लगाओगे और यहाँ पहले वाले में तो पहले वाले लिखना है। अब मुझे बताओ ये 8 कैसे आया? यहाँ कोई संख्या थी, इन दोनों को जोड़ा तब 8 आया ना? इन दोनों को जोड़ा तब 8 आया। तो 3 और किसको जोड़े तो 8 आया। 3 और किसको जोड़े? 5 को जोड़े। किसको जोड़े? 5 को। क्या आ गए? 8। अब देखो 17 कैसे आया? 8 और यहाँ कोई संख्या थी, इन दोनों को जोड़ा तब आया ना? ऐसे। तो 8 में क्या जोड़े तो 17 आ जाए, तो 8 में 9 जोड़े तो 17 आ जाएंगे। ये कैसे आया? 17 में क्या जोड़े तो 29 आ जाए। 17 में क्या जोड़े तो 29 आए। 17 में अगर अपन 12 जोड़ देवे तो क्या जाएंगे? 29 आ जाएंगे। 29 में क्या जोड़े तो 34 आ जाए। 29 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 34 आ जाते हैं। इस 34 में क्या जोड़े तो 38 आ जाए। 34 में हम 4 जोड़ देते हैं तो 38 आ जाते हैं। 38 में क्या जोड़े? 40 आ जाए। आई ना बात समझ? अगर सीएफ ज्ञात करना हो क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ के लिखना है। अगर सीएफ दिया हुआ हो तो क्या ज्ञात करना है? बाकी निकालना है। किसको बाकी निकालना है? 8 में से 3 को घटा दो 5 आ जाएगा। 17 में से 8 को घटा दो 9 आ जाएगा। 29 में से 17 को घटा दोगे 12 आ जाएगा। 34 में से 29 को घटा दोगे 5 आ जाएगा। यानी सीएफ निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, एफ निकालने के लिए घटाना पड़ता है। और तुम तो समझदार हो, 10वीं क्लास में हो, कि तुम्हें पता ही है कि इन दोनों को जोड़ रहे तो 8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो इनको 3 को किससे जोड़ते 8 आ रहा है, तो यहाँ 5 को जोड़ते 8 आ रहा है। या फिर 8 में से 5 को घटा दो, 17 में से 8 को घटा दो, 29 में से 17 को घटा दो, 34 में से 29 को घटा दो, 38 में से 34 को घटा दो, 40 में से 38 को घटा दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तीसरे टाइप का चौथे टाइप का सवाल मैंने बता दिया कि अगर उसमें सीएफ दिया हुआ है तो तुम्हें एफ ऐसे ज्ञात करना है। एफ दिया हुआ तो सीएफ ज्ञात करना है, सीएफ दिया हुआ तो एफ ज्ञात करना है। सीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने बता दिया, जोड़ते हुए चलना है। एफ कैसे ज्ञात करते हैं? घटाना है। हो गया ना? अब आगे तो सेम टू सेम करना है जैसा आपने पहला सवाल। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, उसको कैसे हल करोगे? सामान्य से जैसा पहला सवाल है वैसे बना दो। इसको कैसे बनाएंगे? पहले वाले को 10 से कम तो 10 से कम ही लिख दो, 10 से कम। ठीक है। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? दूसरे वाले को लिखेंगे 10 से कम का मतलब 20 से कम। ये इधर 20 ज्यादा, 20 से कम कहां तक? 10 तक, 10 से 20। तीसरे वाले को क्या लिखेंगे? 20 से 30। इसका मतलब क्या हुआ? 30 से कम। ये 20 जो है 30 से क्या है? कम है, तो 30 से कम। 40 से कम यानी 30 से 40। 50 से कम यानी 40 से 50। 60 से कम यानी 50 से 60। बताओ, इस सवाल को अपन ने ऐसे बना दिया, और ऐसे सवाल तो अपन ने खूब सारे हल किए, अपन आसानी से हल कर लेंगे। तो सभी प्रकार के सवाल लगभग माध्यमिक में ज्ञात करने लायक मैं बता चुका हूं। अब मैं बताता हूं कि तुम्हें इस प्रश्नावली, ये प्रश्नावली अभी पूरी होने जा रही है, इस प्रश्नावली में तुम्हें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, और ताकि तुम्हारे 14 से 15 नंबर आ जाए। ये प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है, अगर इसके सभी सवाल आपने सही कर दिए तो आप पास होने की गारंटी है। अगर इस प्रश्नावली के भी आपने सभी सवाल सही कर दिए और आप थोड़े बहुत होशियार हो और स्कूल वालों ने 20 नंबर भेज दिए तो आप पास हो जाओगे। 14 नंबर 15 नंबर इसमें से आ जाएंगे, और 1-2 नंबर तो तुम्हें ऐसे मिल ही जाएंगे कॉपी में से, तो पास हो सकते हो। इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ो और कुछ बातें याद रखने लायक मैं बताता हूं। क्या है माध्य? माध्य में क्या क्या याद रखना है? माध्य में याद रखना है औसत, एवरेज। कैसे याद करते हैं? संख्याओं का योग बटेवा संख्याओं की संख्या, यानी सिग्मा एक्स बटेवा सिग्मा एन या एफ। एफ भी होता है, एम भी होता है, ध्यान रहे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए यथाप्रत आंकड़े ऐसे ज्ञात करेंगे, और अवर्गीकृत है तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें। अवर्गीकृत है तो कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें। प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि है सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। एफ की जगह एम भी हो सकता है, मैंने बताया। ये विधि से ज्ञात करें। अगर वर्गीकृत हैं यानी 10 से 20, 20 से 40 ऐसे लिखा हुआ है वर्गीकृत का मतलब, तो उसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। अब मुझे बताओ, मैंने पूरी क्लास से बात की, अब
इन 3 विधियों में से अगर सवाल में लिखा आ जाए कि आप कल्पित विधि से करो, तो तुम्हें किससे करना है? कल्पित विधि से। लिखा आ जाए प्रत्यक्ष विधि से करो, तो प्रत्यक्ष विधि से। लिखा आ जाए पग विचलन से करो, तो पग विचलन। पर अगर लिखा नहीं आए तो तुम किससे करोगे? लिखा नहीं आए तो किससे करोगे? पग विचलन विधि से। किससे करोगे? पग विचलन विधि से। तो सवाल किससे करने हैं? ज्यादातर सवाल पग विचलन विधि से करने हैं। क्यों? क्योंकि इन सब विधियों में सबसे ज्यादा सरल है। बड़े बड़े सवाल गुणा भाग जोड़ भाग करने में इसमें आसानी रहती है, बड़े बड़े सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो पद विचलन विधि में क्या क्या ध्यान रखना है? ए ज्ञात करना है। कल्पित विधि में करना पड़ता है, ज्ञात करना है। ए ज्ञात कैसे करते हैं? बीच वाली संख्या। ए ज्ञात कैसे करते हैं? बीच वाली संख्या। एक्स में बीच वाली, किसमें? एक्स में बीच वाली संख्या ए होती है। फिर तुम्हें क्या ज्ञात करना होता है? यू ज्ञात करना होता है। यू कैसे ज्ञात करते हैं? ए के सामने 0 लगाना है, ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती, और तुम्हारे सामने यू आ जाएगा। फिर यू और एफ को गुणा करना है तो एफ यू हो जाएगा। फिर तुम्हें सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है? एल प्लस ए प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। उस सवाल को लिखना है। कर लोगे ना? माध्य कंप्लीट हुआ ना? माध्य के ऐसे आंकड़े हो जाते हैं तो सबको जोड़ के कितनी संख्याएं भाग देना है। अगर 2 कॉलम आ जाते हैं, एक्स भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, एफ और एक्स को गुणा करके सिग्मा एफ पे भाग दे देना। और अगर बड़े सवाल आ रहे हैं तो तुम्हें पद विचलन विधि से ज्ञात करना है। हो जाएगा माध्य कंप्लीट। अब उसके बाद मैं बताता हूं करना है इसका अर्थ, जो बहुत ज्यादा बार आए अर्थात एफ में सबसे ज्यादा के सामने वाली संख्या। तीनों विधियां बताई थी। यथाप्राप्त विधि का मतलब सभी को, सब आंकड़े हैं उनमें जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो तुम्हारा क्या होगा? बहुलक। ए वर्गीकृत में एफ वाली लाइन में देखना तुम्हें, एफ वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला, एफ वाली लाइन के जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला। एफ वाली लाइन में उत्तर नहीं आएंगे, उत्तर हमेशा एक्स वाली लाइन में आएंगे। किसमें आएंगे? एक्स वाली लाइन में। तो उसके सामने वाला क्या होगा? तुम्हारा बहुलक होगा। और ए वर्गीकृत में मैंने क्या बताया बहुलक में याद रखने के लिए? तुम्हें वर्ग, बहुलक वर्ग बनाना आना चाहिए। बहुलक वर्ग बनाना कैसे बनाओगे? जहां एफ ज्यादा है उसके सामने एक ऐसा डिब्बा बनाओगे और फिर क्या करोगे? गिनती लिखोगे 0 1 2 F1 F2 F1 F0 F1 F2। ठीक है। फिर क्या करोगे? सूत्र लिखोगे। सूत्र के बाद में मैंने एक तरीका बताया था, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, जो भी अंतर है उसको ऊपर लिखना है और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है। बहुलक में एक चीज ध्यान रखना, बहुलक में 2 ही कॉलम होते हैं, तीसरा कॉलम बहुलक में ज्ञात करना ही नहीं पड़ता है। तीसरा कॉलम बहुलक में ज्ञात करना ही नहीं पड़ता है। सबसे सरल सवाल, अगर माध्यक बहुलक और माध्य में से कोई सा भी पूछे तो तुम्हें बहुलक ही करना है, इसलिए सबसे ज्यादा सरल। तीसरा बताया मैंने माध्यक। माध्य का मतलब हमें पता होना चाहिए। माध्य का मतलब क्या है? माध्य का मतलब है कि जो बीच में आ रही है। बीच में कैसे आ रही है? सबको क्रम वाइज जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है, उसके बाद में आधों को आधे इधर होने चाहिए, आधे इधर होने चाहिए, और वो बीच में होना चाहिए। तो विषम संख्या होगी तो आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे। जैसे माना कि 11 है, 5 इधर 5 इधर, बीच में वो अकेला रह जाएगा जो तुम्हारा क्या है? माध्य। पर अगर सम होगी तो आधे इधर करने, आधे इधर करने, बीच में 2 संख्या रह जाएगी, तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। और अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो सूत्र लगा के करना है। वो सूत्र मैंने बताया था, क्या है? n प्लस कोष्टक n/2 माइनस cf बटेवा f इंटू h। और इसका ध्यान रखने के लिए कहा था हमने कि ये हमेशा माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या, किसमें? CF में। किसमें? CF में। तो 2 डिब्बे किस में बनेंगे? बहुलक में बनेंगे, माध्यक में बनेंगे। और डिब्बे कहां बनाने हैं? बहुलक में F में ज्यादा आ रहा है वहां डिब्बा बनाना है, माध्यक में N में 2 का भाग देना है, और जस्ट उससे ऊपर वाली जो CF पे है उसमें डिब्बा बनाना है। दोनों में अगर डिब्बा बनाना गया, इसको बहुलक वर्ग बोलते हैं, इसको माध्यक वर्ग बोलते हैं। तो तुम्हारे सवाल हो जाएंगे। फिर एक चीज मैंने यह बताई थी कि बहुलक में जहां तुम्हारा डिब्बा बना है उसके बीच में उत्तर आएंगे, माध्यक में भी जहां तुम्हारा डिब्बा बना है उसके बीच में उत्तर आएंगे। और अगर बीच में नहीं आ रहा गलत, फिर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बहुलक का उत्तर दे दिया उसने, माध्यक का उत्तर दे दिया, तो डिब्बा कहाँ बनाना है? जहां उत्तर है। उत्तर जिनके बीच में आ रहा वहां डिब्बा बना दो, उत्तर जिनके बीच में आ रहा वहां डिब्बा बना दो। जहां डिब्बा है वहां उत्तर है, जहां उत्तर है वहां डिब्बा है। ये चीज सीख लो।
तो तुम्हारे ये माध्य, बहुलक और माध्य ये तीनों सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली में तुम्हारे किसी टाइप का सवाल नहीं बचता है, सभी सवाल एकदम कंप्लीट है। अगर ये वीडियो तुमने आसानी से आराम से देख लिए, इनको समझ लिया और पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो इसमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मुझे फोन करके या कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं इससे आगे जो प्रश्नावली है, 2 ही सवाल है, कितने 2 सवाल है, बिल्कुल आसान। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सरल है, आसानी से कर लेंगे। पूरी प्रश्नावली में 2 टाइप के सवाल है, 2 सवाल बताऊंगा आपको, पूरी प्रश्नावली हल। ऐसी 11वीं प्रश्नावली कराने वाला आगे वाले वीडियो।